अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर नंबर 2 लेके आ रहे हैं। लेक्चर नंबर 2 जनरल साइंस। जनरल साइंस कौन सा पोर्शन? केमिस्ट्री का पोर्शन। ठीक है, इससे पहले कि हम ये लेक्चर स्टार्ट करें, मेरी गुजारिश है उन स्टूडेंट से, उन कैंडिडेट से जिसने पहला लेक्चर नहीं देखा है, वो जरूर उस लेक्चर को देखें, मेरी चैनल पे है। उसके बाद लेक्चर नंबर 2 देखें। देख लीजिए, हमारा जो आज का टॉपिक है, एक्चुअली हमें पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस कि जो ये गैस होता है हमारा, इस गैस की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, लेकिन लास्ट टॉपिक पे हम पहुंच गए थे मैटर पे। ठीक, उस वक्त हमने बोला था कि मैटर की क्लासिफिकेशन करनी है। क्या करनी है? मैटर की क्लासिफिकेशन। हम फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात कर रहे थे, क्योंकि केमिकल क्लासिफिकेशन तो आपके सिलेबस में नहीं है, फिजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक, अब इसमें क्या क्या आ जाता है हमारा? जो ये मैटर है, ये सॉलिड हो सकता है, इट कैन बी लिक्विड और इट कैन बी गैस। ठीक है, जो गैस आपको पढ़ना है, या इसके और दो है प्लाज्मा स्टेट एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। इन दोनों के साथ आपको कुछ नहीं है, आपको ये 3 पढ़ने हैं। ठीक है, हाँ, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक चीज याद रखिएगा, आप सिर्फ लिमिट उस पर लिमिटेड ना रहो कि क्या प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है, उस सिलेबस के अराउंड जो है वो भी पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, सॉलिड्स लिक्विड के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ना होगा, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, एंड गैस तो पढ़ना ही पढ़ना है हमें। ठीक है, अब पहला हम ये देख सकते हैं, हम यहां पे ये गेस करेंगे पहले कि आप किस सूरत में, दैट मींस किस कंडीशन में सब्सटेंस को गैसियस स्टेट में देख सकते हो, गैसियस स्टेट में देख सकते हो। ठीक है, ठीक है, या सब्सटेंस जो है हमारा, ये सब्सटेंस किस वक्त सॉलिड आप बोल सकते हो, या लिक्विड या गैस। ठीक, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा मैटर है, दिस मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। दैट मींस देयर आर सम कंडीशंस which determines, क्या डिटरमाइन करती है? ये डिटरमाइन करती है कि जो ये सब्सटेंस आपका है, ये सॉलिड एग्जिस्ट करेगा, या लिक्विड में एग्जिस्ट करेगा, या गैस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। कुछ कंडीशंस है, आप उन कंडीशंस को समझिए, फिर आपको खुद पता चलेगा कि इसमें एंड गैस में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अगर आपको याद होगा, कल हम पढ़ रहे थे कैरेक्टरिस्टिक्स लास्ट टॉपिक में, तभी मैं बोल रहा हूं कि आप लास्ट टॉपिक देखा करें। देखो जिसने नहीं देखा है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। उस वक्त मैंने बोला था कि जो हमारे ये गैस है या मैटर है, दिस मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। उन पार्टिकल्स का नाम भी हमने बोला था क्या, कि इनको आप एटम्स बोल सकते हो, इनको आप मॉलिक्यूल्स बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? मॉलिक्यूल्स। ठीक, उस वक्त 2 पॉइंट, उसके 2 पॉइंट में यहां पे दोबारा से लिख लेता हूं। पहला पॉइंट, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। ठीक है, ये उस वक्त बोला था हमने कि पार्टिकल्स के दरमियान क्या होता है? डिस्टेंस, स्पेस होती है। पार्टिकल्स के दरमियान क्या होता है? स्पेस। ठीक, और बोला था इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। और जो ये मॉलिक्यूल्स है मैटर के, इनके दरमियान क्या होता है? ये दो मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करते हैं? अट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, ये भी बोला था हमने। ठीक, और साथ साथ तीसरा पॉइंट हमने बोला था कि जो ये मॉलिक्यूल्स होते हैं या एटम्स होते हैं, दे आर रैंडमली मूविंग। ये 3 पॉइंट आप याद रखिएगा, फिर आप डिसाइड कर सकोगे कि जो सब्सटेंस है, whether they exist in solids, liquids or gas, solid, liquid or gas। ठीक है, फिर हम इसकी प्रॉपर्टीज भी चेक कर लेंगे। यहां पे क्या क्या प्रॉपर्टीज हमने कल बोली थी?
हमने बोला था इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, जो पार्टिकल के दरमियान गैप होता है, स्पेस, एंड साथ साथ ये पार्टिकल्स आपस में क्या करते हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये रैंडमली क्या करते हैं, ये मूवमेंट करते हैं, मोशन करते हैं, इसको आप मोशन बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? मोशन। ठीक है, जिसके पास टाइम है वही मेरा लेक्चर देखिए, क्योंकि मेरा लेक्चर 40 मिनट से ज्यादा ही होता है। ठीक है, 10 मिनट का वीडियो नहीं बनाता हूं मैं। ठीक, हाँ, अब यहां पे देख लीजिए, आप इन दो पॉइंट्स को आप चेक कीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस एंड गैस क्या होता है। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन एंड मॉलिक्यूल्स आर रैंडमली मूविंग। ठीक, अब मैं यहां पे इस पॉइंट को ला रहा हूं एंड इस पॉइंट को ला रहा हूं। देख लीजिए, दो पॉइंट्स है, दो क्राइटेरिया है, दो कंडीशंस है जिससे आप डिसाइड करोगे। क्या डिसाइड करोगे कि सबस्टेंस सॉलिड है, लिक्विड है, या क्या है, या गैस है। फिर उसके बाद हम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पे जाएंगे, इवन लिक्विड एंड सॉलिड भी थोड़ा बहुत गैस भी पढ़ लेंगे। ठीक है, मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूविंग। आप देख लीजिए, मैं इस वक्त रुका हूं यहां पे, मेरे पास जो एनर्जी है एंड इट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जैसे ही मैं मूवमेंट कर रहा हूं, जैसे ही मैं दौड़ता हूं, उस वक्त जो मेरी पोटेंशियल एनर्जी है इट गेट्स चेंज्ड इनटू व्हाट? काइनेटिक एनर्जी। हम यहां पे लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी। क्या होती है ये काइनेटिक एनर्जी? हम ये लिखेंगे एनर्जी एसोसिएटेड विथ ऑब्जेक्ट। मैं यहां पे लिखूंगा ऑब्जेक्ट व्हाइल मूविंग। जब कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट करता हो तो उसमें जो उस वक्त एनर्जी होती है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड व्हाट? दैट एनर्जी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं हम इसको? काइनेटिक एनर्जी। ठीक, अब इस मॉलिक्यूल पे नजर डालिए, ये भी तो मूवमेंट करता है, उसमें कौन सी एनर्जी होगी फिर इन मॉलिक्यूल्स में? इनमें होगी काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। और दूसरी बात, अगर आप इस मॉलिक्यूल का टेंपरेचर इंक्रीज करोगे, क्या करोगे? इंक्रीज टेंपरेचर, दिस काइनेटिक एनर्जी आल्सो गेट्स व्हाट? इंक्रीज्ड। दिस काइनेटिक एनर्जी गेट्स इंक्रीज्ड। आप यहां लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर। जैसे जैसे आप गैस का टेंपरेचर इंक्रीज करोगे, इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी इंक्रीज। कैसे इंक्रीज हो जाएगी? आपको पता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। v इज द वेलोसिटी, द स्पीड, द डायरेक्शन बाय व्हिच दिस मॉलिक्यूल इज मूविंग। टेंपरेचर की वजह से ये v ज्यादा होगा, दैट मींस टोटल ज्यादा होगा, एंड दिस ke विल बी मैक्सिमम। तभी मैं लिख रहा हूं काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर। ठीक है, अब टेंपरेचर को आप साइंस में बोल रहे हो थर्मल। क्या बोल रहे हो? थर्मल। दैट मींस दिस एनर्जी इज एक्चुअली व्हाट? दिस इज थर्मल एनर्जी। जो ये काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की है, दिस इज द थर्मल एनर्जी। दैट मींस इट इज पोसेस्ड बाय दीस मॉलिक्यूल्स बाय टेंपरेचर, बाय टेंपरेचर। ठीक है, एक पॉइंट तो क्लियर यहां पे हो गया। कौन सा पॉइंट? हम ये बोल रहे हैं कि मॉलिक्यूल जो गैस में होता है या किसी में भी होता है, इसमें जो अगर मूवमेंट करते हैं ये, तो काइनेटिक एनर्जी होगी। और ये काइनेटिक एनर्जी कहां से आती है? टेंपरेचर से। टेंपरेचर को हम थर्म बोलते हैं साइंस में। दैट मींस दिस एनर्जी इज थर्मल एनर्जी। द फर्स्ट क्राइटेरिया व्हिच डिटरमाइन्स वेदर दिस substance is in solid, liquid or gaseous state, that is thermal energy. And number second is intermolecular force of attraction. Intermolecular force of attraction. Intermolecular force of attraction. इन दो की वजह से आप चेक करोगे, इसमें कुछ पॉइंट्स भी आएंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान से देख लीजिए, कॉपी कलम उठा के आप नोट भी कर सकते हो। देख लीजिए, मैंने आपकी बहुत सी बुक्स देखी जो पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए आती है। किसी में उतनी नॉलेज नहीं है, बस वही लिखा है जो 8-9 तक होता है। ठीक है, क्या बोला हमने? दो क्राइटेरिया, थर्मल एनर्जी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इस सॉलिड को ले लीजिए, इसके बाद क्या आ गया आपका? लिक्विड। इसके बाद क्या आ जाएगा? गैस। मुझे बोलिए, हमने बोला कि जो ये मैटर होता है, दिस इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। दैट मींस ये भी पार्टिकल, एटम और मॉलिक्यूल से बना होगा, ये भी बना होगा, एंड दिस इज आल्सो मेड अप ऑफ व्हाट? मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स ही बोल सकते हो। तो फिर इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान क्या होती है? स्पेस। ये स्पेस यहां पे भी होगी,
ये स्पेस यहां पे भी होगी, लेकिन मुझे बोलिए स्पेस सबसे कम कहां होगी एंड स्पेस सबसे ज्यादा कहां होगी। ठीक है, स्पेस गैसेस में मैक्सिमम स्पेस, यहां पे क्या होता है आपका मिनिमम स्पेस, क्या हो जाता है आपका मिनिमम स्पेस। अब मुझे ये बोलिए आप क्या काम करना चाहते हो, आप अपने फ्रेंड को चांटा मारने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, अगर वो आपके नजदीक है तो उसको लग जाएगी, अगर वो आपके दूर है तो उसको नहीं लगेगी। दैट मींस व्हेनेवर द पार्टिकल्स आर नियर टू ईच अदर, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। आप अपने फ्रेंड को खींच के अपने पास ला सकते हो, लेकिन अगर उस कॉर्नर में एक फ्रेंड है आपका, उसको आप खींच के नहीं ला सकते जब तक ना आप मूवमेंट करोगे। ठीक है, दैट मींस जब पार्टिकल्स नजदीक हो, यहां पे नजदीक है, यहां पे दूर है, यहां पे क्या होगा आपका इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ये तो मैक्सिमम होगा। एंड हियर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी मिनिमम। गैस की बात कर रहे हैं, पहला पॉइंट यहां पे आ गया। जो आपका गैस है इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम होता है एंड सॉलिड्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। या आप ऐसे बोल सकते हो सॉलिड्स में पार्टिकल्स दे टाइटली पैक्ड एंड हियर दे आर फ्रीली, दे कैन मूव इन एनी डायरेक्शन। ठीक है, अब दूसरा क्या है, थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी किसमें ज्यादा है, जहां पे पार्टिकल्स दूर होंगे यहां पे थर्मल एनर्जी क्या है, ज्यादा। एंड यहां पे क्या है थर्मल एनर्जी, इट इज वेरी मच लेस एंड हियर इट इज इंटरमीडिएट, इट्स वेरी मच लेस। अगर आपके पास एक सब्सटेंस दिया गया और आपको साथ साथ ये बोला गया कि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज्यादा है एंड इसकी थर्मल एनर्जी जो है वो बहुत ही कम है, मुझे बोलिए ये सबस्टेंस किस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। क्या बोला हमने, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई, ये तो यहां की कंडीशन है, और साथ साथ थर्मल एनर्जी लेस, ये भी यहां की कंडीशन है। दैट मींस दिस सबस्टेंस विल एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, दिस सबस्टेंस विल एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। अगर अपोजिट हो गया यहां पे कि क्या होगा, आपका जो थर्मल एनर्जी है ये थर्मल एनर्जी ज्यादा है एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ये क्या है, कम। तो फिर कौन सी कंडीशन, गैसियस कंडीशन। ठीक है, गैसियस कंडीशन। अब और एक बात यहां पे समझ लीजिए जो पॉइंट आने वाला है एग्जाम में, ये थर्मल एनर्जी ज्यादा किससे होगी, जब आपका टेंपरेचर ज्यादा होगा। एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम कैसे होगा, ये देख लीजिए। यहां पे दो पार्टिकल्स है, अगर मैं इन पार्टिकल्स को नजदीक लाऊं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, लाइक दिस, ज्यादा होगा। लेकिन हमें गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होना चाहिए, कम। दैट मींस इनको दूर दूर करना है। आप नजदीक लाने के लिए प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हो, लेकिन दूर लाने के लिए प्रेशर को क्या करोगे, डिक्रीज करोगे। दैट मींस प्रेशर शुड बी लेस हियर। यू विल फाइंड सबस्टेंस इन गैसियस स्टेट। आप गैसियस स्टेट में सबस्टेंस को देख सकते हो एक कंडीशन में, कौन सी कंडीशन, जिस वक्त आपका टेंपरेचर ज्यादा होगा एंड आपका प्रेशर क्या होगा, लेस। क्या होगा, लेस। आप ये तरह लिख सकते हो LPHT, that means low pressure, high temperature. This is the condition where you can find substance in gaseous state. अगर intermolecular force of attraction ज्यादा थी, thermal energy कम, that time it will be solid. If the opposite happens, thermal energy ज्यादा, that means temperature high, force कम, force of attraction कम, that means pressure less. उस टाइम आप क्या करोगे, उस टाइम आप को गैसियस स्टेट मिलेगा। लेकिन अगर किसी किसी जगह इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल था थर्मल एनर्जी के, किसके बराबर, टू कंडीशंस आर इक्वल, दैट मींस द सबस्टेंस विल बी मोस्ट अप्रोक्सीमेटली इन लिक्विड स्टेट। किसमें होगा, लिक्विड स्टेट में। एक पॉइंट तो यहां पे आ गया इन जनरल कि जब आपको देखना पड़ेगा कि सबस्टेंस किस स्टेट में है, आपको इसकी थर्मल एनर्जी, जिसको एस्केपिंग टेंडेंसी भी बोलते हैं, वो देखनी पड़ेगी। और आपको साथ साथ क्या देखना पड़ेगा, साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम होगा देन इट इज गैस, अगर ज्यादा होगा देन इट इज सॉलिड। ठीक, अब यहां पे हमने देख लिया कि जो हमारा ये मैटर है इट इज सॉलिड, कैन बी, ये लिक्विड हो सकता है, ये क्या हो सकता है, गैस। देख लीजिए मैं फिर भी बोल रहा हूं, ये लेक्चर जो है बहुत ज्यादा लंबा हो सकता है, लेकिन
आपको तो सब्र करना ही पड़ेगा, देखना ही पड़ेगा अगर कुछ करना है तो। ठीक है, अब मुझे बोलिए, बहुत सी बुक्स पे इनकी डेफिनेशन तो है ही हर किसी बुक पे, लेकिन क्या बोलते हैं, डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, नो डेफिनेट शेप, नो डेफिनेट वॉल्यूम, दैट इज द प्रॉपर्टी, दैट इज नॉट डेफिनेशन। वो डेफिनेशन नहीं होती है, वो प्रॉपर्टी है। क्या है? प्रॉपर्टी। अब हम इसकी डेफिनेशन इन तीनों की देंगे, उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी देख लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं वाटर ले लेता हूं। अब मुझे बोलिए, अगर आप इस वाटर का टेंपरेचर डिक्रीज करोगे, मैं यहां पे लिखूंगा आप टेंपरेचर को डिक्रीज कर रहे हो, ये किस में चेंज होगा? आइस में। सबको पता है, दिस वाज इन द लिक्विड स्टेट, दिस इज इन द सॉलिड स्टेट। ठीक, अगर आप इसी वाटर का टेंपरेचर इंक्रीज कर रहे हो, ये किस में चेंज होगा? वेपर्स में, दैट मींस गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट। ठीक है, वाटर की एग्जांपल ले ली हमने, सबको पता है वाटर इजीली अवेलेबल। हाँ, हमने बोला कि ये लिक्विड में है, टेंपरेचर डिक्रीज करोगे इट विल बिकम सॉलिड, टेंपरेचर इंक्रीज करोगे इट विल बिकम व्हाट? इट विल बिकम गैस, इट विल बिकम गैस। अब अगर आपको कोई बोले वाटर जो है इसकी फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है? हमने देखा ये लिक्विड में भी है, सॉलिड में भी है, वेपर में भी है, लेकिन अगर क्वेश्चन आए कि वाटर की फिजिकल स्टेट क्या है, सब इवन कि हर कोई उस वक्त लिखता है इट इज लिक्विड, इट इज लिक्विड। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली देखो तो इसकी तीनों स्टेट पॉसिबल है। ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है एंड गैस भी हो सकता है। दैट मींस देयर इज समथिंग इन द डेफिनेशन, there is something in the definition which determines the state of this water, which determines the state of this water. What is that condition? That condition is room temperature. That condition is room temperature. That means अगर आपको इसकी डेफिनेशन देनी हो, that definition is at what? At room temperature। जो आपको पता है रूम का जो टेम्परेचर है उस पे वाटर किस में होता है? लिक्विड में। अगर आप रूम टेम्परेचर से बहुत कम जाओगे ये सॉलिड में जाएगा। अगर आप रूम टेम्परेचर मींस आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर से ज्यादा जाओगे, ये किस में जाएगा? गैस में। आपकी स्टेट, ऑब्जेक्ट की स्टेट वही स्टेट होती है जो इसकी स्टेट कहां पे होगी? रूम टेम्परेचर पे। कहां पे होगी? रूम टेम्परेचर पे। वरना तो ये तीनों स्टेट्स में पॉसिबल है। तो हम अब जल्दी जल्दी डेफिनेशन लिख लेते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की, उसके बाद हम प्रॉपर्टीज पे डायरेक्ट आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक, देख लीजिए इसकी डेफिनेशन। हमने पहले ही बोला कि जो लिक्विड, सॉलिड या गैस है, हमें ये डिफाइन करने हैं सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे आपको वो क्या दिखते हैं। ठीक है, अगर सॉलिड की बात करें, ठीक, लिक्विड की या गैस की, पहले आप एक दो टर्म्स यहाँ पे देख लीजिए। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट मींस आप सॉलिड को क्या कर रहे हो? चेंज लिक्विड में, मेल्ट कर रहे हो इसको। एंड दिस पॉइंट इज व्हाट? इट इज द टेम्परेचर। तो हम ये बोलेंगे टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स। इसको आप बोल रहे हो मेल्टिंग पॉइंट, इसको आप बोल रहे हो मेल्टिंग पॉइंट। अब मैंने एक सॉलिड यहां पे ले लिया, आपको इसको सॉलिड के शेप में देखना है, किस जगह पे? रूम टेम्परेचर पे। तो क्या ये रूम टेम्परेचर पे मेल्ट होना चाहिए? नहीं। तो फिर कहां मेल्ट होना चाहिए? ये बियॉन्ड रूम टेम्परेचर मेल्ट होना चाहिए। लेकिन रूम टेम्परेचर पे हमारी नेकेड आई को ये सॉलिड दिखना चाहिए। तो दैट मींस यहां पे रूम टेम्परेचर पे इसको क्या 298 केल्विन को हम रूम टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, इस वक्त ये क्या होना चाहिए? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। उस वक्त ये सॉलिड होना चाहिए। उसके बाद अगर ये लिक्विड बने, इसका टेम्परेचर इंक्रीज करें हम, फिर ये लिक्विड बने, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रूम टेम्परेचर पे ये होना चाहिए सॉलिड। दैट मींस सबस्टेंस इज सेड टू बी सॉलिड। सबस्टेंस इज सेड टू बी सॉलिड। किस वक्त आप इसको सॉलिड बोल सकते हो? व्हेन इट्स room temperature is, when its melting point is above the room temperature,
देख लीजिए, इसका मेल्टिंग पॉइंट तो होगा ही कुछ ना कुछ, लेकिन वो मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर के बाद आना चाहिए, तब ये लिक्विड में चेंज होना चाहिए, रूम टेम्परेचर पे ये सॉलिड होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह आपका आ गया लिक्विड, ठीक। अब लिक्विड के लिए लिक्विड बॉइल हो जाता है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट आपको रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड देखना है, इसका बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए ग्रेटर देन रूम टेम्परेचर। बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट व्हिच लिक्विड बॉइल्स, ठीक। तो फिर बोल सकते हो रूम टेम्परेचर, अबो रूम टेम्परेचर, लेकिन ये रूम टेम्परेचर पे तो सॉलिड भी हो सकता है, दैट मींस ये मेल्ट होना चाहिए रूम टेम्परेचर पे, दैट मींस अगर ये सॉलिड होगा मेल्टिंग पॉइंट कहां होना चाहिए, बिलो रूम टेम्परेचर, तब ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड बनेगा, एंड इट इज मेल्टिंग पॉइंट बिलो रूम टेम्परेचर। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब गैस ले लीजिए, यहां पे गैस का क्या बोलोगे आप, ठीक है, ठीक। It is said to be solid, said to be gas when its boiling point is below room temperature, below room temperature। रूम टेम्परेचर पहले ही बॉइल हो गया है, तभी तो आपको ये रूम टेम्परेचर पे किस में दिखेगा, गैस में दिखेगा, ठीक है। दिस वाज द डेफिनेशन, जो अब तक आप डेफिनेशन पढ़ते हुए बुक में, definite volume, definitive, that is the properties that are not, that is not the definition, that's why I put here the definitions, that's why I put here the definition। अब प्रॉपर्टी की बात करेंगे, यहां पे लिखेंगे हम सॉलिड, ठीक है, यहां पे लिखेंगे हम लिक्विड, यहां पे लिखेंगे हम गैस, क्या लिखेंगे हम, गैस, ठीक है। एक बात यहां पे नोट कीजिएगा, थर्मल एनर्जी इसमें ज्यादा है, इसमें कम है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इसमें कम है, इसमें ज्यादा है, वो तो आपको पता ही है, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, इट इज द सॉलिड्स have definite shape and definite volume। जो आपके सॉलिड्स है, इन सॉलिड्स के पास डेफिनेट शेप भी होती है, इन सॉलिड्स के पास डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है, ठीक है। अब ये शेप और वॉल्यूम ये चेंज क्यों नहीं होता, देख लीजिए, चेंज किस जगह पे हो सकता है, जब ये पार्टिकल्स फ्रीली मूवमेंट करें, जब ये पार्टिकल्स फ्रीली मूवमेंट करें, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, अगर इनने फ्री मूवमेंट किया, एक जगह पे यहां था, दूसरी जगह पे यहां, तीसरी जगह पे यहां, दैट मींस इसका शेप चेंज हो जाता, इसका शेप चेंज हो जाता, यहां पे एक वॉल्यूम था, यहां पे दूसरा वॉल्यूम, यहां पे तीसरा वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम भी चेंज हो जाता। बट क्या कंडीशन है आपके सॉलिड में, जो ये पार्टिकल्स है, दीज पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड, दीज पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड। ये मूवमेंट तो कर सकते हैं, लेकिन ओनली वेपरेशनल मूवमेंट, अपनी ही पोजीशन पे मूवमेंट करते हैं। ट्रांसलेटरी मींस चल नहीं सकते, ना तो ये रोटेशन कर सकते हैं, ये याद रखिए। solid particles does not have translatory motion, does not have rotational motion, they have only vibrational motion, that means they moves on their own axis। ये अपनी ही जगह थोड़ी मूवमेंट करता है और जगह अपनी चेंज नहीं करता है, that is why these solids have definite shape and definite volume। अब इसकी बात करोगे आप, पता है कि इसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर है, जब बहुत दूर दूर पार्टिकल्स है, दैट मींस इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत कम होगा। आप क्या काम करोगे, आप जैसे ही यहां पे एक कंटेनर ले लिया आपने, इतना सा कंटेनर, ठीक है, अब और एक कंटेनर ले लिया आपने इससे बड़ा, यहां पे गैस भरोगे, इट विल टेक शेप ऑफ दिस कंटेनर, यहां पे गैस भरोगे, इट विल टेक शेप ऑफ दिस कंटेनर। दैट मींस जो ये गैसेस है, दे डज नॉट हैव डेफिनेट वॉल्यूम, इनके पास डेफिनेट शेप नहीं है। तो फिर किसकी शेप लेते हैं, कंटेनर की शेप लेते हैं, जिस कंटेनर में आप इसको रखोगे, साथ साथ नोट करो, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहां पे पार्टिकल्स, इस कंटेनर में वॉल्यूम कम था, पार्टिकल्स थोड़ा नजदीक थे, और यहां पे ये एक्सपेंड हो सकते हैं, ये एक दूसरे से दूर चलेंगे, बिकॉज इट विल ऑक्यूपाई द होल स्पेस। गैस क्या काम करता है, ये सारा अवेलेबल स्पेस को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता है, एंड दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एक्सपेंसिबिलिटी।
एक्सपेंसिबिलिटी, और जो एक्सपेंसिबिलिटी सॉलिड्स में नहीं है, यहां पे लिखोगे आप नो एक्सपेंसिबिलिटी, ये एक्सपेंड नहीं होते हैं, एंड हियर दे एक्सपेंस, दे हैव गॉट द एक्सपेंसिबिलिटी, एंड बिकॉज ऑफ दिस एक्सपेंसिबिलिटी हियर इट ऑक्युपाइज दिस वॉल्यूम, हियर इट ऑक्युपाइज मैक्सिमम वॉल्यूम, दैट मींस दे does not have definite volume, इनका वॉल्यूम भी डेफिनेट नहीं होता है। जिस कंटेनर में रखोगे उसी कंटेनर की शेप भी लेगा, उसी कंटेनर का वॉल्यूम भी लेगा, बिकॉज दे हैव मैक्सिमम स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स व्हिच कैन मूव फ्रीली इन ऑल द डायरेक्शंस, अब लिक्विड्स की बात करोगे, यहां पे मैंने एक कंटेनर लिया, इसमें 2 लीटर वाटर डाला, यहां पे बड़ा सा कंटेनर, इसमें अब इस 2 लीटर को यहां पे ट्रांसफर करो, क्या यह 3 लीटर बन जाएगा, क्या ये 1 लीटर बन जाएगा? नहीं, वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट, वॉल्यूम डेफिनेट रहेगा। क्या रहेगा? वॉल्यूम डेफिनेट। मगर शेप की बात करो, यहां पे कप की शेप लेगा, यहां पे बड़े कंटेनर की शेप लेगा, दैट मींस शेप इज नॉट डेफिनेट। क्या लिखोगे फिर? शेप इज नॉट definite but volume definite। अब मुझे ये बोलिए, ये तो टोटली एक दोनों डेफिनेट है, दोनों इनडेफिनेट है, यहां पे एक डेफिनेट एक इनडेफिनेट, बिकॉज दिस इज द इंटरमीडिएट रेंज, इनके पार्टिकल्स इनसे थोड़ा दूर, इनसे नजदीक होते हैं, तभी एक डेफिनेट एंड एक नॉन डेफिनेट है, ठीक है। अब दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम, यहां पे साथ साथ लिखते जाओ। Density, number second property, density. What is density? Density is mass per unit volume, अब mass per unit का मतलब क्या हुआ? mass per unit means मैंने यहां पे 3 कंटेनर लिए, फॉर एग्जांपल कितने कंटेनर लिए? 3, और इन तीनों कंटेनर का वॉल्यूम सेम है। क्या सेम है? वॉल्यूम। अब आप वॉल्यूम सेम क्यों ले रहे हो? ये सॉलिड, ये लिक्विड, ये गैस, वॉल्यूम में इसलिए सेम ले रहा हूं क्योंकि मैंने वर्ड यूज किया पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम मींस अगर एक कंटेनर के लिए 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो दूसरे के लिए भी सेंटीमीटर क्यूब, तीसरे भी के लिए भी सेंटीमीटर क्यूब, तभी आप डेंसिटी चेक कर सकते हो सॉलिड की ज्यादा है, लिक्विड की ज्यादा है या गैस की ज्यादा है। व्हाट इज डेंसिटी? अगर हम अपनी लैंग्वेज में बात करें तो हम ये बोलते हैं कि हैवियर कौन सा है हैवियर, ठीक है, डेंस। अब मुझे बोलिए, यहां पे भी पार्टिकल्स है सॉलिड के, यहां पे पार्टिकल्स लिक्विड के, यहां पे पार्टिकल्स गैस के, जो ये मास है, व्हाट इज दिस मास? वजन की बात कर रहे हैं हम। ये मास एक्चुअली किसका होता है? पार्टिकल्स का। किसका मास होता है? पार्टिकल्स का। अब जहां पे पार्टिकल्स ज्यादा होंगे वहां पे मास ज्यादा होगा। पार्टिकल्स कहां ज्यादा होंगे? जहां पे टाइटली पैक्ड होंगे, एक दूसरे के नजदीक होंगे। अब एक दूसरे के नजदीक कहां पे है? सॉलिड में। दैट मींस पार्टिकल्स मैक्सिमम, पार्टिकल्स मिनिमम, पार्टिकल्स इंटरमीडिएट। जहां पे पार्टिकल्स ज्यादा, मास भी ज्यादा, मास यहां पे होगा कम, ठीक। अब ये तो कांस्टेंट है, सबके लिए सेम है। अब जहां पे ये टर्म ज्यादा होगी वहां डेंसिटी ज्यादा होगी, जहां पे ये टर्म कम होगी वहां डेंसिटी कम होगी। अब सॉलिड्स की बात कीजिए, मास ज्यादा, दैट मींस सॉलिड्स आर डेंसर। या हम बोल सकते हैं सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी। क्या है इनके पास? हाई डेंसिटी, ठीक। अब लिक्विड्स की बात कीजिए, यहां पे नंबर 2 पॉइंट, डेंसिटी की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें गैस की बात कर रहे हैं, गैस ही पढ़ना ही है हमें, यही मास बाय वॉल्यूम। अब मास आपने देख लिया, डिपेंड्स अपॉन पार्टिकल्स, पार्टिकल्स कम है, दैट मींस गैसेस हैव लेस डेंसिटी, ठीक। और इसकी डेंसिटी क्या होगी? इसकी डेंसिटी होगी इंटरमीडिएट, इनसे कम, इससे ज्यादा। दैट मींस द लीस्ट डेंसिटी किसके पास है? गैसेस के पास। सबसे ज्यादा सॉलिड, उसके बाद लिक्विड, सबसे कम डेंसिटी किसके पास है? आपके गैस के पास। किसके पास है सबसे कम डेंसिटी? गैस के पास। लेकिन जब आप इस डेंसिटी की बात करोगे, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये बात यहां पे समझ लीजिए। अगर आपको बाजार जाना है बनाना लेने के लिए तो आप डजन्स में लोगे,
अगर आपको राइस लाना है तो केजी में लोगे। इसी तरह केमिस्ट्री में, फिजिक्स में भी यूनिट्स होते हैं किसी चीज को मेजर करने के लिए, किसी चीज को काउंट करने के लिए, उसको हम यूनिट्स बोलते हैं। और यहां पे यूनिट्स कहां से निकालोगे? डेंसिटी की। मास किस में करोगे? ग्राम्स में। और इसको किस में करोगे? सेंटीमीटर क्यूब में। ये तो नीचे है सेंटीमीटर क्यूब, इसको ऊपर लाने के लिए पर सेंटीमीटर क्यूब बनेगा। दैट मींस whenever you have to measure density you have to use units 10 सेंटीमीटर पर क्यूब। फॉर एग्जांपल आपको लिखा गया कि किसी सबस्टेंस की डेंसिटी 10 है, 10 लिखा गया है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, यार 10 तो लिखा हुआ है, लेकिन क्या ये डेंसिटी मेजर की गई है? क्या ये फोर्स मेजर किया गया है? क्या ये प्रेशर मेजर किया गया है? ये तब आप जानोगे जब इसके पीछे क्या होगा? यूनिट्स। ये यूनिट्स सिर्फ किसके हैं? डेंसिटी के। दैट मींस 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इट इज द यूनिट, दिस सेंटीमीटर क्यूब इज द यूनिट। ठीक, अगर यहां पे 10 न्यूटन होगा देन यू आर काउंटिंग फोर्स, बट व्हाट यू आर काउंटिंग? डेंसिटी। डेंसिटी के लिए ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दैट मींस हर एक क्वांटिटी के लिए क्या होना चाहिए? अपना यूनिट होना चाहिए, जो कि डेंसिटी के लिए है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तीसरी प्रॉपर्टी यहां पे हम देखेंगे, दैट इज कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी। अब ये कंप्रेसिबिलिटी है क्या? कंप्रेसिबिलिटी मींस अप्लाइंग फोर्स। आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, किस लिए? ताकि जो स्पेस है किसके दरमियान? पार्टिकल्स के दरमियान, वो स्पेस क्या हो जाए? वो स्पेस डिक्रीज हो जाए, वो स्पेस डिक्रीज हो जाए। ठीक, मैं कंटेनर लूंगा, यहां पे सब देख लीजिए, सेम कंटेनर, इसमें सॉलिड रख लिया, ऊपर से एक पिस्टन रख लिया जिससे आप प्रेशर इंक्रीज करोगे। यहां पे भी एक कंटेनर ले लिया, इसमें ले लिया लिक्विड, पिस्टन प्रेशर क्रिएट करने के लिए, ताकि पार्टिकल्स को नजदीक लाने के लिए, गैस, ऊपर से पिस्टन। ठीक है, अब आप चाहते घर में भी कर सकते हो। अगर इसमें पत्थर रखोगे, इस पिस्टन पे आप फोर्स अप्लाई करोगे, इट हार्डली कंप्रेसेस, इट हार्डली कंप्रेसेस। सॉलिड्स जो है इट हार्डली कंप्रेसेस, और यू कैन से इनकंप्रेसिबल। देख लीजिए, आप पार्टिकल का साइज, इंटर पार्टिकल स्पेस जो है वो डिक्रीज करने की कोशिश कर रहे हो। यहां पे तो ऑलरेडी स्पेस बहुत कम है, ये तो कंप्रेस होगा ही नहीं। दैट मींस सॉलिड्स आर इनकंप्रेसिबल। और लिक्विड्स की बात कीजिए, यहां पे पार्टिकल्स के दरमियान, जैसे पहले ही बोला, लास्ट चैप्टर में भी टॉपिक में ही बोला, बहुत ज्यादा है, आप पिस्टन को नीचे तक ला सकते हो। दैट मींस हाईली कंप्रेसिबल। अब सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल कौन है इन तीन स्टेट्स में? गैस। सबसे कम कौन है? सबसे कम है सॉलिड। एंड दीज आर लिटिल कंप्रेसिबल, दीज आर लिटिल कंप्रेसिबल। दैट मींस हमारा क्या बन गया अब? ये सबसे ज्यादा गैस, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद सॉलिड। ये इसकी आपके क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि गिव द ऑर्डर ऑफ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ व्हाट? कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, पहली कंडीशन, पहला प्रॉपर्टी हमने गैसेस और दूसरे स्टेट्स का क्या देख लिया? वॉल्यूम एंड शेप के बारे में, किसका डेफिनेट है, किसका इनडेफिनेट है। दूसरी हमने देख ली डेंसिटी कहां पे ज्यादा है, डेंसिटी किस में कम है। फिर हमने कंप्रेसिबिलिटी देख ली। एंड नंबर 4 हम यहां पे देखेंगे, नंबर 4 फ्लूइडिटी, या हम यहां पे देखेंगे रिजिडिटी। क्या देखेंगे? रिजिडिटी। व्हाट इज दिस रिजिडिटी? अब इस रिजिडिटी की बात आ गई यहां पे, तो हमें बोलना पड़ेगा कि ये रिजिडिटी है क्या। रिजिडिटी इज एबिलिटी टू रिटेन इट्स शेप, रिटेन इट्स शेप। देख लीजिए, हम किसी इंसान को बोलते हैं ये रिजिड है, आप कितना भी उसको मनाने की कोशिश करोगे वो मानता ही नहीं, वो अपनी ही कहानी वहां पे बोलता है। दैट मींस इट अपोजेस योर ट्राइज टू चेंज हिम, वो मानता ही नहीं है, हम इसको बोलते हैं फिर ये तो रिजिड है। इसी तरह सॉलिड की बात करूंगा मैं यहां पे, इसमें फोर्स अप्लाई करोगे, किस लिए फोर्स अप्लाई कर रहे हो? ताकि इसकी शेप चेंज हो जाए। लेकिन ये सॉलिड क्या है? ये चाहता है कि मैं अपनी शेप चेंज ना करूं, मैं अपने ही शेप में रहूं। जिस हद तक ये बर्दाश्त कर सकता है उस हद तक टॉलरेट करता है फोर्स को, क्योंकि इसके पास एबिलिटी है, ये अपनी शेप को आसानी से चेंज नहीं होने देता। दैट मींस सॉलिड्स have the property called rigidity, or you can say rigid, you can say rigid। लेकिन गैस को आप rigid बोल सकते हो नहीं, लिक्विड को बोल सकते हो नहीं बोल सकते। इन दोनों के पास और एक प्रॉपर्टी है, इसके बजाय उसको आप बोलोगे फ्लूइडिटी। क्या बोलोगे? फ्लूइडिटी।
रिजिडिटी मींस ये अपनी जगह से हिलता ही नहीं, ये हिलता ही नहीं अपनी जगह से। लेकिन अगर आप लिक्विड को कहीं ओपन छोड़ोगे या गैस को कहीं फ्री छोड़ोगे तो क्या हो जाता है, इट फ्लोज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इट फ्लोज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। दैट मींस दे हैव द प्रॉपर्टी एंड दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड व्हाट, फ्लूइडिटी। दैट अब ये फ्लूइडिटी आई क्यों इनके दरमियान? सिंपल सी बात, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस, इसको इसके ऊपर कोई अट्रैक्शन है ही नहीं, एंड द स्पेस इज मैक्सिमम। ये पार्टिकल किसी और डायरेक्शन में जा रहा है, ये पार्टिकल किसी और डायरेक्शन में जा रहा है, दैट मींस दिस गैस मॉलिक्यूल्स फ्लोज। सेम इज द केस विद द लिक्विड, दैट इज व्हाई लिक्विड्स एंड गैसेस आर टुगेदर कॉल्ड फ्लूइड्स। क्या बोलते हैं हम इनको? फ्लूइड्स, ठीक। एंड दिस फ्लूइडिटी इज नॉट इन केस ऑफ सॉलिड and rigidity is not in case of solid, gas and liquid. Gas and liquid totally different property. इनके पास rigidity, इनके पास fluidity, इनके पास fluidity। लेकिन ज्यादा fluidity किसके पास होगी? जिसके पास पार्टिकल का स्पेस ज्यादा होगा। That means in case of gases, in case of gases, ठीक है। अब कौन सी, पहले तो वॉल्यूम की हो गई बात, डेंसिटी की हो गई बात, कंप्रेसिबिलिटी एंड फ्लूइडिटी, रिजिडिटी। नाउ डिफ्यूजन, किसकी बात हो रही है? डिफ्यूजन। अब ये डिफ्यूजन है क्या? दिस डिफ्यूजन इज इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, यू कैन से इंटरमिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स। आप मॉलिक्यूल को इंटरमिक्स कर रहे हो, क्या कर रहे हो? मॉलिक्यूल को इंटरमिक्स। अब ये इंटरमिक्स है क्या? फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने एक कंटेनर लिया जस्ट लाइक दिस, यहां पे मैंने हाइड्रोजन का गैस लिया, यहां पे मैंने नाइट्रोजन का गैस लिया, और मैंने बीच में से इसका कॉक बंद कर लिया। दैट मींस ये जो हाइड्रोजन है यहां नहीं जा सकता, नाइट्रोजन है यहां नहीं जा सकता। लेकिन जैसे ही आप इसको खुला छोड़ोगे, द मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन विल एंटर, this is the container A, this is the container B, or you can say portion A, portion B. The molecules of hydrogen will enter in B and molecules of nitrogen will enter in A. That means there is इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं आपस में? ये डिफ्यूजन कर रहे हैं। इंटरमिक्सिंग मींस डिफ्यूजन। क्या बोल रहे हो आप इनको? डिफ्यूजन बोल रहे हो, ठीक है। एक जगह छोड़ दिया आपने ओपन, एंड इससे क्या हो गया? इससे एक बिग एरिया से, ठीक, ये मॉलिक्यूल्स मूवमेंट कर रहे हैं। मूवमेंट क्यों करेंगे आप? फिर से बिकॉज ऑफ स्पेस, बिकॉज ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा है, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अपने पास होल्ड करके नहीं रख सकता, वो अपनी खुशी से दूसरे कंटेनर में जा रहा है और इसके मॉलिक्यूल्स यहां आ रहे हैं। दैट इंटरमिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड डिफ्यूजन, एंड दिस डिफ्यूजन इज हाईएस्ट इन केस ऑफ गैसेस, हाईएस्ट इन केस ऑफ गैसेस। अब ये डिफ्यूजन की एग्जांपल अगर आप देखोगे इन डे टू डे लाइफ, फॉर एग्जांपल आपका जो नेबर है उसके यहाँ शादी हो रही है, तो आपको दूर से पता चल रहा है कि वहां पे वाजवान पकाया जा रहा है, बिकॉज द हॉट सिजलिंग फूड, उसके जो गैसेस होते हैं दैट डिफ्यूज इन द एटमॉस्फेयर, और आपको कहीं मीटर से उसकी खुशबू आ जाती है। दैट इज द केस ऑफ डिफ्यूजन, दैट इज द केस ऑफ डिफ्यूजन। अब और एक बात मैं यहां पे आपको बोल दूं, अगर आप बैलून की बात करो या अगर आप गाड़ी के टायर की बात करो, उसमें जब पंचर हो जाता है वहां पे भी गैस निकल जाता है, द सेपरेटिंग आउट ऑफ द गैस, ठीक है। मगर वो गैस जो आ जाता है दैट इज फ्रॉम ए स्मॉल होल। यहां पे तो आपने ओपन छोड़ दिया, वहां पे वाजवान चल रहा है, ओपन एटमॉस्फेयर में डिफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। ओपन परफ्यूम आप लगा रहे हो, ओपन एटमॉस्फेयर में डिफ्यूजन हो रहा है, दूसरे को भी लगता है कि आपने डिफ्यूजन, आपने परफ्यूम लगाया है, बिकॉज ऑफ द इंटरमिक्सिंग ऑफ द परफ्यूम मॉलिक्यूल्स विद द एयर और इंटरमिक्सिंग ऑफ फूड विद द एयर, ठीक है। मगर जब आप गाड़ी के टायर की बात कर रहे हो, बैलून की बात कर रहे हो, यहां पे भी डिफ्यूजन हो रहा है, बट थ्रू ए स्मॉल होल, and that is the special case of diffusion, which is called effusion. It is called what? It is called effusion. Here is the difference between diffusion and effusion. Diffusion is when there is intermixing of particles or there is separating of gas through a big area, but effusion is when there is separating of gas through a small area, or you can say through a pinhole. Through a pinhole, अगर आप बैलून में पिन की वजह से एक होल करोगे, वहां से जो गैस निकल के आएगा, that is not diffusion, that is effusion. What is that? That is effusion. हाँ, अब गैसेस की बात, अब इसकी बात करो आप, यहां पे आप लिक्विड्स डिफ्यूज, दैट मींस पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड आपस में डिफ्यूज होते हैं, मिल्क प्लस वाटर, यहां पे भी डिफ्यूजन होता है, यहां पे भी क्या होता है? डिफ्यूजन। बट हियर नो डिफ्यूजन, यहां पे डिफ्यूजन
नहीं होता, या आप ये बोलोगे रियर केसेस में कभी कभी आपको डिफ्यूजन दिखेगा। जैसे कि आपने ब्लैक बोर्ड ले लिया, इस ब्लैक बोर्ड पे आपने चाक के साथ लिखा, अब आपने 4-5 दिन इसको रब नहीं किया, जब आप 5 दिन के बाद इसको रब करने आओगे ये रब अच्छे से नहीं होता, दैट मीन्स चाक जो है ये सॉलिड ब्लैक बोर्ड में डिफ्यूज हो गया है। क्या हो गया है? डिफ्यूज। बट दीज आर द रियर केसेस, यूजुअली वी कैन से सॉलिड डज नॉट शो डिफ्यूजन, सॉलिड डज नॉट शो डिफ्यूजन। ठीक है, क्या क्या प्रॉपर्टी पढ़ ली अब तक आपने? इन स्टेट्स ऑफ मैटर की वॉल्यूम की बात हुई, शेप की बात हुई, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, रिजिडिटी, डेंसिटी एंड लास्ट बात किसकी हो रही थी? लास्ट पे बात हो रही थी डिफ्यूजन की। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद द गैसेस दैट इज कॉल्ड प्रेशर, दैट इज कॉल्ड प्रेशर। अब हम इस प्रेशर की बात करेंगे कि ये प्रेशर एक्चुअली है क्या, ये प्रेशर एक्चुअली है क्या। ठीक है, सबको पता है मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर continuously moving in zigzag manner, or you can say randomly. Kinetic theory of gases, एक गैसेस के लिए एक थ्योरी आई है 11th क्लास में पढ़ी होगी जो मेडिकल से है, कि मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस जो है ये रेस्ट में नहीं होते, रेस्ट में नहीं होते। फॉर एग्जांपल रेस्ट में ये नहीं होते हैं, ये कंटिन्यूअसली क्या करते हैं? ये कंटिन्यूअसली मूवमेंट करते हैं, कंटिन्यूअसली क्या करते हैं? मूवमेंट। इन्हें जिगजैग ऐसे ऐसे ये मूवमेंट करते हैं। ठीक, एंड बिकॉज ऑफ दिस मोमेंट ये गैस मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? ये बिटवीन देमसेल्व्स कोलाइड करते हैं, एंड साथ साथ कंटेनर जो है, जिस कंटेनर में आप इसको रखोगे इसके वॉल्स के साथ भी क्या करते हैं? कोलिजन, इसके वॉल्स के साथ भी क्या करते हैं? कोलिजन। ठीक है, अब यहां पे देख लीजिए, फॉर एग्जांपल मैंने ये कंटेनर का वॉल ले लिया, यहां पे गैस मॉलिक्यूल्स है, यहां ये गैस मॉलिक्यूल्स है, ये विद हाई स्पीड इस वॉल को क्या कर रहा है? ये लड़ने आ रहा है, इस वॉल के साथ कोलाइड करेगा तो यहां से वापस निकल जाएगा दूसरी डायरेक्शन में। और जैसे कि मेरे फ्रेंड है, जैसे कि मैं बोलूं कि यहां पे मेरा फ्रेंड है, फॉर एग्जांपल मैं उसको धक्का दे दूं तो मैं उस पर क्या अप्लाई कर रहा हूं? फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। दैट मींस मैंने यहां इस गैस मॉलिक्यूल ने भी यहां पे क्या अप्लाई किया? फोर्स। और फोर्स भी एक स्मॉल, एक यूनिट वॉल्यूम पे इसने अप्लाई किया। दैट मींस फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट एरिया, एंड इस एरिया पर फोर्स पर यूनिट एरिया को फिजिक्स में हम क्या बोलते हैं? प्रेशर। दैट मींस जो गैस मॉलिक्यूल्स है दे आर क्रिएटिंग प्रेशर कहां पे? वॉल्स ऑफ कंटेनर पे। कैसे? बाय बम्बार्डमेंट। जैसे कि ये उनके ऊपर बम्बार्डमेंट कोलाइड करता है, कोलाइड की वजह से फोर्स अप्लाई होता है पर यूनिट एरिया पे, और उसकी वजह से क्या हो जाता है? प्रेशर क्रिएट हो जाता है। क्या हो जाता है? क्रिएट प्रेशर। अब देख लीजिए ये प्रेशर, जैसे कि आपने यूनिट्स की बात की डेंसिटी में, ये प्रेशर आप एटीएम्स में मेजर करते हो। एटीएम मींस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटीएम मींस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एंड जैसे कि आप रोड की डिस्टेंस मेजर करने की कोशिश करोगे, उसके लिए छोटे यूनिट्स भी है, बड़े यूनिट्स भी है। छोटे यूनिट्स में मीटर आता है, बड़े यूनिट्स में किलोमीटर आता है। इसी तरह 1 एटीएम इज इक्वल टू 760 mm ऑफ मरकरी। मरकरी का पता ही है आपको, जो थर्मोमीटर में हम यूज करते हैं, जैसे टेम्परेचर आप मेजर करते हो। ठीक है, mm। हाँ, प्रेशर मेजर करने के लिए 1 एटमॉस्फेयर 760 mm ऑफ मरकरी, या ये तो छोटा यूनिट है। अगर आप बड़ा यूनिट ले लोगे देन इट इज 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक, या इसको आप बोलोगे 760 टॉर्स, 760 टॉर्स। दैट मींस यूनिट ऑफ mm में भी मेजर कर सकते हो, सेंटीमीटर में भी मेजर कर सकते हो, टॉर्स में भी मेजर कर सकते हो। अब ये टॉर्क यूनिट कहां से आ गया? एक्चुअली इन्वेंटर ऑफ बैरोमीटर, इन्वेंटर ऑफ बैरोमीटर। ये बैरोमीटर क्या है? याद रखिएगा, नोट कीजिएगा ये यूनिट्स, क्योंकि आपकी काम की चीज है। बैरोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट बाय विच वी कैन मेजर प्रेशर, जिससे आप प्रेशर मेजर करते हो। इस इंस्ट्रूमेंट को आप बोलोगे बैरोमीटर। एंड ये बैरोमीटर किसने किया था? इन्वेंट टॉर्सली ने।
किसने? टॉर्सली ने। और इसी के नाम पे एक यूनिट इसका हो गया टॉर। इट इज 760 टॉर, 760 mm ऑफ मर्करी और 76 सेंटीमीटर ऑफ Mg। या कभी कभी आप बोलते हो 1.013 into 10 raised power 5 PA। PA मींस पास्कल्स, PA मींस पास्कल्स, ठीक है। यहां अगर बार में चेंज करोगे 1.013 बार्स, ठीक है। ये एटमॉस्फेयर इसके बराबर भी, इसके बराबर भी, इसके बराबर भी, और यहां पे भी 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है। दैट मींस दीज वर द यूनिट्स ऑफ प्रेशर, ठीक है। प्रेशर कैसे क्रिएट होता है? बाय द बॉम्बार्डमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर, ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। ये तो हो गई प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी प्रॉपर्टी? एक तो वॉल्यूम शेप की बात हो गई, डेंसिटी, कंप्रेसिबिलिटी, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी एंड डिफ्यूजन, एंड साथ साथ हमने प्रेशर भी लास्ट पे देख लिया। लास्ट पे जाते जाते एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये तो वाटर, यहां पे वेपर, दैट मींस दिस इज सॉलिड, दिस इज लिक्विड, दिस इज गैस, ठीक है। वाटर जो है 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट होता है एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। ये तो रूम टेम्परेचर पे, दिस इज अबव रूम टेम्परेचर, दिस इज बिलो रूम टेम्परेचर। लेकिन एक टेम्परेचर है 0.01 सेंटीग्रेड, उस वक्त प्रेशर होना चाहिए आपका 4.58 एटमॉस्फेयर्स। उस वक्त ये तीनों स्टेट्स एग्जिस्ट हो जाती है, 3 स्टेट्स, एंड दैट टेम्परेचर, उसको आप बोलते हो ट्रिपल पॉइंट। क्या बोलते हो? ट्रिपल पॉइंट। इट इज द टेम्परेचर एट विच ऑल द 3 स्टेट्स एग्जिस्ट, 3 स्टेट्स एग्जिस्ट। वाटर के लिए तो ये है, ठीक है, कंडीशन। ये मेरे एग्जाम में आया था, ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? दैट मींस एट विच दे 3 स्टेट्स एग्जिस्ट। अब और एक बात, कभी कभी ये होता है कि इन स्टेटस में आपको मोस्ट एनर्जेटिक स्टेट दिया गया हो कि कौन है इनमें से मोस्ट एनर्जेटिक स्टेट। अगर मैं बोलूं कि इसकी एनर्जी फॉर एग्जांपल 10 जूल्स है, अब इसको आइस में चेंज करने के लिए आपको टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा। दैट मींस यू आर डिक्रीजिंग द एनर्जी। फॉर एग्जांपल इसका रह गया आपका 3 जूल्स। अगर आप इसको वेपर में चेंज कर रहे हो तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, इसकी एनर्जी हो जाएगी इंक्रीज। अब एक ही सबस्टेंस 3 स्टेट्स में है, सबसे ज्यादा एनर्जेटिक स्टेट कौन है? गैसियस। दैट मींस गैसियस स्टेट इज मोस्ट एनर्जेटिक, ठीक है। ये पॉइंट्स आप बुक पे लिख लीजिए, नोटबुक पे, क्योंकि आपके काम की चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। और दूसरी बात, अभी जो प्रॉपर्टीज हमने गैसेस की देख ली, गैसेस की, लेकिन आपकी बुक देख ली मैंने आज, उसमें बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, उन लॉज के बारे में भी कुछ इक्वेशंस है, उनके लिए हम छोटा सा वीडियो कल बना लेंगे, ठीक है। और जिसने अभी तक भी मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आपके पास जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, हैव अ गुड डे।